बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस सिविल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप क्राची अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिलेंगे 2020 विंटर समर, 2019 विंटर समर, 2018 विंटर समर और 2017 समर। ये सारे पेपर्स आपको वीडियो फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं वहाँ पर, जिसमें बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ राइट चॉइस तक को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, कौन से कंसेप्ट्स जो हैं वो एग्जामिनर ने आपके चेक करे हैं। ये विल बी फाइंडिंग ऑल ऑफ द थिंग्स देयर। और एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल करीब हैं, तो कोई भी चीज़ आप पास पेपर से अगर रेफ़र करना चाहें, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो इस मटेरियल को आप रेफ़र कर सकते हैं। इट्स ऑल फ्री फॉर यू कि आप स्टडी, इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का आज क्वेश्चन नंबर 1 से। विच आइटम इज़ क्लास्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, के कौन सा आइटम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इससे पहले दो चीज़ें आपकी समझ आनी चाहिए। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपकी समझ आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इन दोनों के दरमियान, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखें। व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती हैं। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उन्हीं एसेट्स को, ये जितने भी एसेट्स हैं इनको मेंटेन रखने के लिए जो खर्चे हो रहे होते हैं वो हम फिर इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और इसके अलावा भी जो खर्चे होते हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, जो एक आपकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गई, आप सैलरीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। और जो नॉन करंट एसेट्स फॉर्म में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड। और इसमें याद रखिएगा कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनको यूजेबल बनाने तक, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, कि वो एसेट्स जब तक यूजेबल नहीं हो जाता कि आप उसे यूज़ करना शुरू करें, उस वक्त तक जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे आपके हो रहे होंगे वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स जब आपने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद में लाइक कोई मशीनरी आपने ख़रीदी, आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, मशीनरी अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो फिर वो यूज़ ही नहीं होगी, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो मशीनरी को जो आपने ख़रीदा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मशीनरी की इंस्टॉलेशन के अंदर जो खर्चा आ रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा लीगल फीस, अगर आपने कोई प्रीमिसेस वगैरह ख़रीदी है, कोई बिल्डिंग ख़रीदी है आपने, तो डेफिनेटली उसके टाइटल्स आप अपने नाम कराएंगे। जब तक टाइटल्स आपके नाम नहीं होंगे उस वक्त तक वो प्रीमिसेस आपके लिए बेकार है, क्योंकि लीगल राइट ही नहीं है उस प्रीमिसेस के ऊपर बिल्डिंग पे आपका। तो लीगल फ़ी जो आप पे करते हैं वो भी फिर प्रीमिसेस और बिल्डिंग का कॉस्ट का पार्ट बनेगी। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन। इसी तरीके से अगर कोई मोटर व्हीकल आपने ख़रीदी, और मोटर व्हीकल को आपको पता है जितनी भी व्हीकल्स आप रोड पर देख रहे हैं, कार है आपके पास, तो उस पर एक नंबर प्लेट लगी हुई होती है। वो इंडिकेट करती है कि इस प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, और वो प्रोविंस को भी शो करती है, और जो नंबर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो नंबर्स दे रहे होते हैं वो उसके ऊपर डले हुए होते हैं। तो ये आपका जो नंबर प्लेट्स हैं ये भी अगर नहीं होगी मोटर व्हीकल के ऊपर तो ये मोटर व्हीकल रोड पर आएगी, आपका चालान हो जाएगा। तो इसका मकसद है कि मोटर व्हीकल को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि ये नंबर प्लेट्स भी आपके पास हों। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आपका ऑफिस है, आप अपनी प्रीमिसेस के अंदर बैठे हुए हैं और आपने उसको ऑफिस को डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन आपका एस्थेटिक सेंस आपको ये बताता है कि यार इसको चेंज होना चाहिए, कोई सेटिंग चेंज हो जाए, कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको अगर मैं इसमें थोड़ा अल्ट्रेशन कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें आप रीडेकोरेट कर रहे होते हैं। रीडेकोरेशन जितनी भी खर्चे होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि प्रीमिसेस की लाइफ इससे चेंज नहीं हो रही है, ना उसकी कोई
कॉस्ट उसकी बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं फिर उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं और सारे के सारे फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी, इसको जहन में रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे ए में कहता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। लीगल फीस ऑन परचेज ऑफ प्रीमिसेस, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया। नंबर प्लेट्स जो हैं ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। अलबत्ता डेकोरेटिंग ऑफिस प्रीमिसेस को आप रीडेकोरेट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है जाके कि आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी जो राइट चॉइस बनती है फिर वो डी चॉइस बनती है। सेकंड में आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। के डेप्रिसिएशन का पर्पस बताएं क्या होता है। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर ख़रीदा 100,000 का, और इस 100,000 के फर्नीचर की लाइफ आपको पता है 5 ईयर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं 5 ईयर्स। इसका मकसद है कि 100,000 की जो कॉस्ट है फर्नीचर की वो 5 ईयर्स ये फर्नीचर इस्तेमाल होगा। तो हर ईयर इसकी कॉस्ट में रिडक्शन जो आ रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स बाय इट्स यूज़, कि आप उसको जो यूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसका मकसद है 20,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो निकल रहा है। डेप्रिसिएशन क्या हुआ कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कि जो आपकी नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट है वो उसकी जो लाइफ्स हैं, जो लाइफ है उसकी उस पर स्प्रेड आप कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन है। और इट्स क्वाइट सिंपल कि नॉन करंट एसेट्स जितने भी होते हैं ये तमाम वो एसेट्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, और इनकी जो लाइफ पे रिडक्शन आ रहा होता है, यूज़ जब आप इसे कर रहे होते हैं तो इनकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ रहा होता है, इनकी लाइफ कम हो रही होती है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर। तो डेप्रिसिएशन क्या समझा आपने कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन जो है आप कॉस्ट की एलोकेशन कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, जो उसकी लाइफ है उसके ऊपर। तो नंबर 1 अगर हम देखें तो आई थिंक ये फिर हमें सही लगता है, टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर देयर लाइव्स, कि उनकी जो लाइव्स हैं उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि एलोकेट कर रहे हैं कॉस्ट को। जैसे अभी मैंने बताया कि पर ईयर 20,000 का डेप्रिसिएशन आपका आ गया, तो आपने 100,000 को एलोकेट कर दिया उसकी कॉस्ट को 5 ईयर्स के अंदर। तो रिडक्शन इन वैल्यू फॉर 5 ईयर्स, ये हर साल का डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड के अंदर 100,000 का आ जाएगा। तो ये फिर आपकी जो कॉस्ट इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपने यूज़ किया है, तो फिर ये बुक से भी आपके निकल जाएगा। तो ये नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं, टू इम्प्रूव लिक्विडिटी रेशो। अब ये लिक्विडिटी रेशो तो बिल्कुल ही एक अलग बात हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो की हम बात कर रहे हैं। इसका इससे लेना देना डेप्रिसिएशन से कोई नहीं है। टू प्रोवाइड सफिशेंट फंड्स टू रिप्लेस द एसिड्स, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये समझते हैं कि एसिड्स को रिप्लेस करने के लिए डेप्रिसिएशन का मकसद है कि हम कोई फ़ंड उठा के रख रहे हैं। इट्स प्योरली मिसकंसेप्शन, कोई एंट्री ऐसी बात नहीं होती। हम डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में से माइनस करके उसकी बुक वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है आपका। डी कहता है टू शो द एसेट्स एट देयर मार्केट वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू तो वैसे ही शो नहीं होती, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर नॉन करंट एसेट्स की रिकॉर्डिंग होती है और बुक वैल्यू इसकी आ रही होती है। तो बुक वैल्यू को नॉर्मली हम नॉन करंट एसेट्स को मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करते अनलेस वी क्लोज द बिजनेस। जब हम बिजनेस बंद कर रहे होते हैं देन डेफिनेटली वी गो फॉर द लिक्विडेटेड वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट्स, कि नॉन करंट एसेट्स की लिक्विडेटेड वैल्यू को उस वक्त हम जाकर देखते हैं कि भाई ये बिकेगा कितने में, क्योंकि अब तो बिजनेस ही बंद हो रहा है। एसेट्स बिकेंगे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होगी, और जो कुछ बचेगा वो ऑनर्स या शेयर होल्डर्स, वट एवर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वेदर इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, तो उसको मिल जाएगा फिर जाके। तो ये हमारा इस वक्त जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि फिर ए चॉइस जो है हमारी राइट चॉइस बनती है, और टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ओवर देयर लाइव्स। नंबर 3 में आते हैं, कंपनीज ईयर एंड इस 30 अप्रैल की कंपनी का साल 30 अप्रैल को एंड होता है। इट परचेजेज ए फैक्ट्री इन मई 2014
इसने एक फैक्ट्री ख़रीदी मई 2014 के अंदर एट ए कॉस्ट ऑफ $200,000। $200,000 की ये फैक्ट्री उसने ख़रीदी है। द फैक्ट्री विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 20 ईयर्स के 20 ईयर्स जो है ये फैक्ट्री डेप्रिशिएट होगी। इसका मकसद है, जैसे मैं ऊपर भी समझा के आ रहा हूँ, 200,000 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूँ तो व्हाट आई गेट 10,000 पर ईयर पर एनम, कि हर साल 10,000 की रिडक्शन आ रही है इस फैक्ट्री की वैल्यू के अंदर। फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेस। जिस साल ये एसेट खरीदते हैं, हमने तो इत्तेफाक से ख़रीदा ही मई को है, अप्रैल में हमारा साल ख़त्म होता है, मई में हमने ये ख़रीद लिया, तो मई से अप्रैल तक पूरा साल ही बनता है। कहता है इन मई 2017 द फैक्ट्री इज़ रीवैल्यूड एट 300,000। 2017 में जाके हमने, क्योंकि देखें आप प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मली बढ़ रही होती है, आपको पता है आज जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे डेफिनेटली लैंड अप्रिशिएट करती है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इन नॉर्मल वेज, अनलेस के कोई रिसेशन पीरियड हो तो अलग बात है, नॉर्मली ये वैल्यू अप्रिशिएट करती है। तो जब इन्होंने 3 साल के बाद, क्योंकि 2014 से लेके वी आर टॉकिंग अबाउट 2014 से 2015 एक साल बनेगा, 2015 से 2016 एक साल बनेगा, और ये मई का मकसद है 2016 से लेके 2017 तक, यानी 3 ईयर्स, 3 साल जो है ये इन्होंने फैक्ट्री को इस्तेमाल करा। और फिर इसको रीवैल्यू जब इन्होंने मार्केट के अंदर कराया तो पता चला कि इसकी जो उस वक़्त वैल्यू है इन मई 2017 में वो 300,000 है। तो हम ज़रा देखते हैं कि 3 साल में हमारा डेप्रिसिएशन कितना है। तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 है। अगर मैं इस 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो व्हाट आई गेट $30,000 मेरा डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा $30,000 का बनता है। और बुक मेरी जो कॉस्ट थी वो 200,000 थी। अगर मैं 200,000 में से 30,000 जो 3 साल का डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दूं तो मेरे हिसाब से इस एसेट की जो बुक वैल्यू बनती है BV बुक वैल्यू, वो बनती है $170,000। $170,000 मेरे हिसाब से बुक वैल्यू बनती है, लेकिन मार्केट के अंदर ये जो है वो कितने का है मेरे हिसाब से 170 था। मेरे हिसाब का मकसद है, अगर हम अकाउंटिंग के हिसाब से देखें, मेरे हिसाब से आप कहेंगे भाई आपके हिसाब से क्या है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से 3 साल हमने यूज़ करा, 30,000 डेप्रिसिएशन इसका बनता है टोटल, और 200,000 की ये थी तो 170,000 इसकी बुक वैल्यू बनती है, लेकिन मार्केट में ये 300,000 की है। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस इसका आ गया 130,000। तो 130,000 जो है वो आपको एक तरीके से रीवैल्यूएशन गेन, कि आपको फ़ायदा हुआ है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। जब आप रीवैल्यू कराते हैं तो वो एक रिज़र्व होता है एक्चुअली, तो रीवैल्यूएशन रिज़र्व जो है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन रिज़र्व को आप क्रेडिट कर देंगे और फैक्ट्री को आप डेबिट कर देंगे 130,000 से। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसकी एंट्री अगर आप पास करने के लिए जाएं तो इस रिवैल्यूएशन रिज़र्व को आप फिर क्रेडिट करेंगे। ये एक रिज़र्व क्रिएट होगी, एक तरीके से ये आपको फ़ायदा हुआ है। जब आपने मार्केट में अपनी फैक्ट्री को वैल्यूएशन कराई तो पता चला भाई वो 300,000 की है और बुक वैल्यू आपकी 170,000 थी, तो टोटल जो रिवैल्यूएशन रिज़र्व क्रिएट होगा वो कितना होगा 130,000 का। ये कहता क्या है, हाउ मच शुड बी इंक्लूडेड इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट के अंदर कितने पैसे जाएंगे, तो हमने अभी चेक करके देखा है कि 130,000 हमारे हिसाब से जाएगा। तो इसको आप इसी तरीके से कीजिएगा, जब एग्ज़ाम के अंदर आया तो बुक वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा, फिर जो रीवैल्यूड आपकी जो अमाउंट आ रही है उसको फिर कंपेयर करके देखिएगा, तो जो भी डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, इस सवाल के अंदर तो नहीं लेकिन अक्सर एग्जाम के अंदर वो पूछ लेता है, इसके आगे भी स्टोरी वो शुरू कर देता है, कहता है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व करने के बाद इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो अब आप याद रखिएगा कि अब जो डेप्रिसिएशन है वो किस वैल्यू के ऊपर निकलेगा, वो ये 300,000 के ऊपर निकलेगा। जो हम कॉस्ट आपकी जो यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वो 300,000 की कॉस्ट को हम यूज़ करेंगे। तो कीप इट इन योर माइंड। ये भी एग्जामिनर कभी कभार आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं।
बिजनेस हैज़ ए ईयर एंड ऑफ 31st दिसंबर के बिजनेस का साल 31st दिसंबर को ख़त्म होता है। इट परचेज ए नॉन करंट एसेट्स ऑन 1st जनवरी 2014। 1st जनवरी 2014 को एक नॉन करंट एसेट्स उसने ख़रीदा फॉर 100,000 का। इट वॉज डेप्रिशिएटेड using the reducing balance method at 20% per annum. When we talk about the reducing balance method, we are talking about the declining balance method, reducing balance method और diminishing balance method rather. तो ये डिमिनिशिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया, ये सब एक ही है। और जब आपसे ये वाली बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। और बुक वैल्यू कब आती है, किसी भी एसेट की बुक वैल्यू कब आएगी, जब उसकी कॉस्ट में से उसका जो डेप्रिसिएशन अब तक का निकला है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो आप माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आएगी। और बुक वैल्यू के ऊपर फिर इस रेट को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो it purchased a non-current assets of 1st January 2014 for 100,000. It was depreciated using the reducing balance method कि वो reducing balance method यूज़ करके करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। It was sold for $40,000 on 1st January 2016। 1st January 2016 को आपने ये एसेट बेचा तो 1st January 2014 का पूरा साल आपने यूज़ करा, 2015 का पूरा साल आपने इस्तेमाल करा, 2016 जनवरी में बेच दिया। इसका मकसद है 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और कहता है कि $40,000 में आपने बेच दिया। कहता है व्हाट वाज द लॉस ऑन डिस्पोजल, ये बताएं इस डिस्पोजल पे लॉस कितना हुआ है। तो ये तो बड़ा कैटेगोरिकली इसने आपको बताया कि लॉस, इसका मकसद है प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है, लॉस ही हुआ है जब वो हमसे पूछ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ये करें कि एसेट 100,000 का है, इस 100,000 को आप यहाँ लिखें सुकून के साथ और इसका 20% निकाल लें आप। तो व्हाट यू गेट, 20,000 आपके पास ये आ गया। 100,000 में से अब जब ये 2014 का आपने निकाला है, 2015 में जब आएंगे तो 100,000 में से माइनस करेंगे इस 20,000 को जो अब तक का डेप्रिसिएशन निकला है, ताकि बुक वैल्यू आ जाए आपकी। बुक वैल्यू आपके पास 80,000 आ गई। अब नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर रेट निकालेंगे। तो 80,000 का जब आप निकालेंगे, आई थिंक 16,000, ये 16,000 सेकेंड ईयर का आया, 20,000 फर्स्ट ईयर का था, तो टोटल मिला के 36,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस मशीन का बनता। इसका क्या है, ये नॉन करंट एसेट्स को इन्होंने ख़रीदा है, तो ये उसका जो ये बनती है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 100,000 की थी। 100,000 में से 36,000 को माइनस कर दें तो बुक वैल्यू आपकी 64,000 की बुक वैल्यू आ गई। 64,000 की बुक वैल्यू आ गई आपके पास। और आप इंटरेस्टिंगली देखें कि बेचा इसने जो है वो $40,000 का बेचा है। तो बात वो सही कह रहा है भाई, लॉस ही आएगा। आप $64,000 की चीज़ $40,000 के अंदर अगर बेचेंगे तो व्हाट यू गेट 24,000 का लॉस आपका आ गया। तो लेट्स सी वेयर इज 24,000। आई थिंक इट्स गिवन इन चॉइस बी के अंदर आपको दे रहा है। तो 4 जो है उसके अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी जो बी चॉइस है 24,000 हमने कैलकुलेशन से भी निकाल कर देखा, वो फिर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाई डज ए बिजनेस कीप ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्यों एक बिजनेस जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल करता है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि जो आप सब्सिडियरी लेजर, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी कंपनी, आपके घर के अंदर आप गैस यूज़ करते हैं, आपका बिल आता है, सराउंडिंग्स के अंदर जितने भी घर हैं, पूरा जो सिटी है वो भी गैस यूज़ कर रहा है। तो कैन यू इमेजिन हाउ मेनी कस्टमर्स अ यूटिलिटी कंपनी और गैस कंपनी हैज़, मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स।
इन मिलियंस जो कस्टमर्स हैं, इन सबके अलग अलग जो अकाउंट खुले हुए हैं, जैसे आपके घर पे बिल आ रहा है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, ये सारे फिर सब्सिडियरी सेल्स लेजर अकाउंट कहलाते हैं कंपनी के लिए, सेल्स लेजर अकाउंट। लेकिन इन सेल्स लेजर अकाउंट को अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ, तो ये अगर मैं 3 मिलियन लिखूंगा तो फिर मैं भी पागल हो जाऊंगा और पढ़ने वाले भी पागल हो जाएंगे कंपनी के। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी गैस यूटिलिटी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उठाएंगे तो उसमें अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल तो वन लाइनर लिखा हुआ है। ये वन लाइनर जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कम्युलेटिव फिगर है कि ये तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं इन सबको मिला के जो मैं टोटल लिख रहा हूँ अपने पास, वो ट्रेड रिसीवेबल है और उसी को कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है? एक तो ये होता है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के जो बैलेंसेस हैं वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी सेल्स लेजर के जो बैलेंसेस हैं वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस से टाईबैक होने चाहिए। अगर ये आपस में टाईबैक नहीं है तो इसका मकसद है देर इज सम हैंगी पैंगी भी हो सकती है, कोई गलती भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है कि जो लोग मेंटेन कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर से पैसे लेके अपनी अपनी जेब में रख लेते हैं और उसके बाद में उस पर एंट्री पास नहीं करते। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर तो वो दिखा देते हैं कि जी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा सही है, लेकिन इंडिविजुअल जब हम कस्टमर्स के अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है उसमें गड़बड़ हो रही है। तो वो फिर बाकायदा स्क्रूटनी होती है। आजकल तो फिर ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये गलती का चांस कम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी फ़र्ज़ करें एक ही आदमी बैठा हुआ कंट्रोल लेजर बना रहा है और सब्सिडियरी लेजर भी उसी के पास है, तो वो क्या कर रहा है? वो लोगों से पैसा ले रहा है। उसने पैसा इंडिविजुअल कस्टमर से पैसा आया, उसने पैसा अपनी पॉकेट के अंदर रखा और इंडिविजुअल कस्टमर के अंदर उसमें एंट्री पास नहीं करी। लेकिन कंट्रोल अकाउंट जब वो बनाने गया, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, वहाँ उसने उसको रिकॉर्ड किया। तो क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तो कंट्रोलिंग फिगर जा रही है, सब्सिडियरी फिगर तो जा ही नहीं रही है, तो आपकी बैलेंस शीट बन गई, आपको लग रहा है कि सब सही है। इंडिविजुअल जब आप खातों में गए तो पता चला भाई ये तो टोटली टाईबैक नहीं है। आप इंडिविजुअल कस्टमर्स के बैलेंसेस को जब मैं कंट्रोल अकाउंट से देखता हूँ तो बैलेंस मेरा टाईबैक नहीं है। तो इट में हैपन कि एक फ्रॉड भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हेल्प तो मैंने आपको बताई कि 3 मिलियन कस्टमर्स तो इंडिविजुअली आप नहीं लिखेंगे, तो टोटल वन लाइनर जो आप लिखते हैं, तो ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको हेल्प करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने में भी, क्योंकि वन लाइनर आपको मिल जाती है फिगर। तो इट हेल्प्स डिटर फ्रॉड, कि फ्रॉड को डिटर करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन ट्रेड रिसीवेबल और वन लाइनर ट्रेड रिसीवेबल, तो बिल्कुल हेल्प करता है। इट आइडेंटिफाइज डाउटफुल डेट्स इजीली। ऐसा कुछ नहीं होता। डाउटफुल डेट्स तो फिर आपको एक्सपीरियंस से पता चलते हैं कि कौन से कस्टमर्स आपको पैसे नहीं देंगे या नहीं दे रहे हैं, आपको लेट कर रहे हैं पेमेंट। यू गेट दिस नॉलेज विद एक्सपीरियंस, वर्किंग विद अ कंपनी, डीलिंग विद मैनी कस्टमर्स, देन यू नो कि यार ये कस्टमर सही नहीं है, ये पैसा टाइम पर नहीं देते, इनको हम माल नहीं बेचें, इन पर हमें क्रेडिट पॉलिसी लगानी चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। इट प्रिडिक्ट्स द सेल्स फॉर द कमिंग ईयर। ये तो और ही खतरनाक किस्म की बात है कि भाई वो प्रिडिक्ट्स करेगा। वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा? वो तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप बैठ के, आपको क्या पता कि नेक्स्ट में ये कस्टमर्स जो है वो क्या करेगा। तो ये दोनों चॉइसेस इनकरेक्ट हैं आपकी। राइट चॉइस 1 और 2 बनती है, तो ए के अंदर उसने आपको खुद लिख कर दिया है 1 और 2। तो 1 और 2 हम सेफली कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो राइट चॉइस है वो फिर ए बनती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एट ए डेबिट बैलेंस ऑफ $38,600 के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसका तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का हेड डेबिट बैलेंस 38,600। इसका नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है। ट्रेड रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस शो करता है कि ये पैसा आपको कस्टमर से रिसीव करना है। द टोटल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स लेजर, आगे देखें वही बात जो मैं समझा के आ रहा हूँ। द इंडिविजुअल सेल्स लेजर डेबिट बैलेंसेस, इंडिविजुअल बैलेंसेस मैंने आपको एग्जाम्पल दे के अभी समझाया है। इंडिविजुअल सेल्स लेजर डेबिट बैलेंस वाज 36,800, यानी ये देखें दोनों में डिफरेंस आ गया। वो जो अलग अलग जो कस्टमर्स के लेजर हैं सेल्स लेजर, वो 36,500 शो कर रहे हैं और ये शो कर रहा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट $38,600। An irrecoverable debt had been recorded in the ledger of Smith
कि इर्रिकवरेबल डेट्स का मकसद है कि एक कस्टमर था, उसने पैसे आपको नहीं दिए, आपने फैसला किया कि इसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? इर्रिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। इर्रिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ये स्मिथ का था, तो स्मिथ के अकाउंट को आपने सही क्रेडिट कर दिया, बट नॉट द कंट्रोल अकाउंट। तो आपने इंडिविजुअल कस्टमर स्मिथ के अकाउंट में तो ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लेकिन जो कंट्रोल अकाउंट था उसको भी क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट नहीं हुआ। अमाउंट इसने गायब कर दी है आपकी। कहता है द सेल्स जर्नल वॉज अंडर कास्ट बाय $1,500। ये सेल्स जर्नल क्या होता है? जितनी भी क्रेडिट के ऊपर हम माल बेचते हैं सारा, वो सब सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स जर्नल से ये फिगर उठकर कहाँ जाती है? सेल्स लेजर कंट्रोल। क्योंकि ये सेल्स जर्नल जो बना रहे होते हैं ये तो इंडिविजुअल कस्टमर को आप लिख रहे होते हैं अपने पास, तो इंडिविजुअल कस्टमर को फिर उठा के आप कहाँ लेके जाते हैं? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं जाके। तो वहाँ आपने अंडर कास्ट कर दिया है। इसका मकसद है ये 38,600 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें एक्चुअली जो माल बेचा था आपने कस्टमर्स को वो पैसे ज़्यादा थे। जब आपने टोटल किया सेल्स लेजर का तो उसमें फिर कम आ गए। यानी मिसाल के तौर पे अगर 5,000 की फिगर थी तो आपने गलती से 3,500 को डेबिट कर दिया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो फिर इसको अब आप प्लस कर लें अपने पास, क्योंकि ये गलती से आपने कम डेबिट करा है, तो इसको डेबिट बैलेंस है, इसको आप प्लस कर लें अपने पास 38,600 और प्लस 1,500, तो 40,100। ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आपके पास आ गया। आगे कहता है अ कॉन्ट्रा ऑफ 1,750 हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट। कॉन्ट्रा का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? कुछ हमारे जिनको हम ये माल बेच रहे होते हैं उनसे समटाइम्स हम माल खरीद भी रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री नॉर्मली जब भी आती है तो याद रखिएगा ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। जैसे गारमेंट्स की शॉप, आई ऑफन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए गारमेंट्स स्टोर। यू आर रनिंग ए गारमेंट्स स्टोर, you buy गारमेंट्स फ्रॉम ए सप्लायर। आप उससे सप्लायर से ख़रीद रहे होते हैं, तो वो आपका एक तरीके से सप्लायर है। आप परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं और सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। व्हेन ही कम्स इन योर शॉप, तो वो फिर क्या करता है? आप मुख्तलिफ सप्लायर से माल ख़रीदते हैं तो उसे कुछ चीज़ आती है पसंद, वो कहता है यार ये आप मुझे बेच दें। तो वो आपका कस्टमर भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। उसने आपसे कुछ चीज़ें खरीदी तो वो ट्रेड रिसीवेबल आपने फिर रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। तो उसने कहा कि यार मुझे देना जो पैसे आपके हैं उसमें से मुझे लेने भी तो है ना आपसे, वो फिर आप माइनस कर दें, मैं आपको बाकी पैसे दे देता हूँ। तो इसलिए ये एंट्री पास होती है। ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री याद रखिएगा। तो इन्होंने कंट्रोल अकाउंट के अंदर तो ट्रेड रिसीवेबल को सही क्रेडिट कर दिया, बट ओनली 1,250 रिकॉर्डेड इन द लेजर्स। लेकिन जो लेजर्स थे, जो इंडिविजुअल आपके जो कस्टमर्स थे, वहाँ इन्होंने 1,250 रिकॉर्ड करे। तो 1,750 में से 1,250 माइनस कर दें तो 500 आपने इंडिविजुअल सेल्स लेजर के अंदर कम रिकॉर्ड करे, और इसको क्रेडिट करना था तो आपको माइनस करना चाहिए था। इसका मकसद है ये 36,500 जो इंडिविजुअल सेल्स लेजर का बैलेंस दिया हुआ है 36,500, इसमें से माइनस कर दें आप, क्योंकि आपको 500 जो है आप और माइनस करें, क्योंकि आपने कम 1,750 आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने सिर्फ 1,250 क्रेडिट किया। तो आप इसको माइनस करते हैं 36,500 माइनस 500, यू गेट 36,000। आपका जो बैलेंस है सेल्स लेजर का बैलेंस वो है 36,000। कहता क्या है? कहता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द इररिकवरेबल डेट्स। इररिकवरेबल डेट्स की वैल्यू क्या है? अब इररिकवरेबल डेट्स की वैल्यू तो जब निकलेगी जब हमें इन दोनों लेजर का जो भी डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली, देखिए ना, हमारा जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो शो कर रहा है 40,100, वो ज़्यादा शो कर रहा है 40,100, वेर इज़ हमारा सेल्स लेजर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के बैलेंसेज हैं वो कितने हैं? 36,000। तो 40,100
-36,000, देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ $4,100 का डिफरेंस है। तो हमारा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो ज़्यादा है $4,100 से, और वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इररिकवरेबल डेट्स की एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी। अगर इस 40,100 में से ये 4,100 जो इन दोनों का डिफरेंस आया मैं माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंसेस मेरे जो हैं वो टाई बैक हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो ये 4,100 इज़ द राइट चॉइस। यही अमाउंट है एक्चुअली इररिकवरेबल डेट्स की, और ये आपको चॉइस डी के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि डी जो है वो $4,100 आपको शो कर रहा है। दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, एंड दिस इज़ द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर अकाउंट्स। जो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डी चॉइस आपकी राइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर $6,250 आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पड़ा हुआ था। ये शो कर रहा था कि एक्सपेक्टेड है कि इतने पैसे आपको अपने कस्टमर से नहीं मिलेंगे। अगर आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं। इररिकवरेबल डेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर है, अगर आप वहाँ जाके कुछ लेक्चर्स मेरे हैं, अगर आप उसे देख लें तो आपको इवन ए लेवल तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दीज आर वेरी सिंपल्स के एजिंग क्या होती है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन सी फिगर इनकम स्टेटमेंट में जाती है, कौन सी फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है। दिस इज़ ऑल एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। हम आते हैं यहाँ पर, तो ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 93,750, ये बैलेंस उसने हमें दिया था। यही वो बैलेंस है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, और इसी में से कुछ अमाउंट एक्सपेक्टेड होगा कि शायद हमें नेक्स्ट ईयर ना मिले। लेट्स सी वो क्या कहता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द 6% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, यानी इसका 6% जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इसको नहीं मिलेगा। 93,750 मल्टीप्लाइड बाई 6%, यू गेट 5625। ये 5625 जो है एक्चुअली नेक्स्ट ईयर के लिए आपको रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी आपके पास 6,250 पड़ा हुआ है। इसका मकसद है प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, आपने एक्सपेंस की हिट ज़्यादा ले ली, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आपका नुकसान हुआ, लोगों ने आपको पैसे दे दिए। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है 6,250, और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ 5,625। तो एक्चुअली 625 का ये आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा होगा। अब जब ये ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड आपको कम हो और आपके पास बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो इट शोज़ प्रॉफिट एक तरीके से। क्योंकि प्रॉफिट इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, तो अब आप एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे। एंट्री क्या पास होगी, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। व्हेन यू क्रेडिट, क्योंकि डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे, 625 से। जब आप इसको डेबिट करेंगे तो लेजर के अंदर जो बैलेंस आएगा वो एक्चुअली वही बैलेंस आएगा जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए रिक्वायर्ड है, $5,625। तो ये रिडक्शन आपकी जो वैल्यू है वो $625 की रिडक्शन है, और रिडक्शन का मकसद है प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, जब भी आपका बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ हो तो ये शो करता है कि प्रॉफिट को शो करता है। तो इंक्रीज बाय पूछता क्या है, विच इफेक्ट विल द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैव ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर इन द इनकम स्टेटमेंट, के इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एज आई टोल्ड यू कि ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो इंक्रीज बाय इनका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय $625 से आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। और क्यों होगा मैंने आपको बताया पूरा डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एट 31 December द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट ए कंपनीज बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। कंपनी की बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आपकी ये शो हो रही हैं। क्या है, बैलेंस एट बैंक पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस $22,650 का था। अनक्लियर्ड डिपॉजिट, अनक्लियर्ड डिपॉजिट का मकसद है कि ये वो पैसे हैं जो आपने बैंक में जमाए लेकिन किसी वजह से जमा कराए, लेकिन बैंक में ये पैसे जमा नहीं हो सके किसी वजह से। हो सकता है लास्ट डे आपने जमा कराए हों, ये हो सकता है बैंक ऑलरेडी क्लोजिंग उनकी हो रही हो तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में कर लें। देयर मे बी डिफरेंट रीजंस,
बट वन थिंग इज क्लियर कि दे हैव नॉट बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मकसद है आपने अपने सप्लायर्स को चेक दिए, वो बाहर टहल रहे हैं, अभी तक बैंक के अंदर नहीं पहुंचे, तो बैंक से ये पैसा माइनस नहीं हुआ है। बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर, बैंक ने क्रेडिट किया था किसी वजह से, हो सकता है इंटरेस्ट आपको दिया हो, तो किसी वजह से बैंक ने क्रेडिट करा। क्रेडिट करने का मकसद है आपकी रकम अकाउंट के अंदर, बैंक जब भी आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा तो आपके पैसे बैंक में बढ़ेंगे, और जब बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करेगा तो आपके पैसे बैंक के अंदर से कम हो जाएंगे। तो बैंक ने 2 दफ़ा क्रेडिट कर दिया, यानी आपके अकाउंट में 2 दफ़ा पैसे जमा हो गए, हालांकि 1 दफ़ा होने चाहिए थे। तो विच वैल्यू ऑफ बैंक शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर। बैंक की कौन सी वैल्यू जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो होगी। तो इन्होंने हमें कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए, हम ये अनक्लियर्ड डिपॉजिट जो है, ये पैसे हम अपनी कैश बुक के अंदर जमा करके बैठे हैं। तो आप क्या करें, 22,650 में ये जमा कर लें, क्योंकि ये अभी जमा नहीं हुए हैं बैंक के अंदर, आप तो अपने पास जमा करके बैठे हुए हैं कैश बुक के अंदर, आपके अकाउंट में तो जमा है, तो अब बैंक में जमा आज नहीं है तो कल हो जाएगा, इसको प्लस कर लें, प्लस करें 3110, ये हो गया 25,760। और इसके अंदर से अनप्रेजेंटेड चेक जो सप्लायर बाहर टहल रहे हैं, ये कभी ना कभी तो अभी थोड़े दिनों के बाद बैंक चले जाएंगे, तो बैंक से ये पैसा माइनस तो होना है, तो इसको माइनस कर दें, माइनस 6,290, ये बन गया 19,470 डॉलर। और ये बैंक ने 2 दफ़ा आपके अकाउंट को कर दिया है, तो एक दफ़ा जो है 650 को आप माइनस कर दें, क्योंकि 650 माइनस होने चाहिए, माइनस 650 क्योंकि आपने ज़्यादा कर दिया, तो 18,820 डॉलर जो है वो एक्चुअली आपका राइट बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है इस पर कैश बुक, आपकी कंपनी के हिसाब से ये बैलेंस बनेगा। और ये देखें चॉइस ए के अंदर दिया हुआ है, तो आप यू कैन सेफली से कि हमारी जो राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो ए चॉइस बनती है। और रीज़न मैंने आपको बताई, रिवर्स प्रोसेस है सिंपल, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो जो चीज़ें आपने अपनी कैश बुक के अंदर जमा कर ली हैं उनको यहाँ भी जमा कर दें, जो चीज़ें आप माइनस कर चुके हैं उनको यहाँ से भी माइनस कर दें, अगर बैंक ने कोई गलती करी है तो उसको सही कर दें, एंड रेस्ट इज़ ओके, लाइफ इज़ ईजी। आते हैं आगे, Hadley has 100 items of inventory in his warehouse में 100 items उनके पड़े हुए हैं, एंड 5 more with a customer, और 5 जो हैं वो एक कस्टमर के पास पड़े हुए हैं ऑन ए सेल और रिटर्न बेसिस, और उससे एग्रीमेंट ये है कि भाई अगर तू बेच देगा, इसको नहीं बेचेगा तो हम वापस ले लेंगे। ऐसी जब भी कोई टर्म्स होती है तो फिर उसको अपनी इन्वेंट्री के अंदर काउंट करते हैं, याद रखिएगा। जब ये वाली टर्म आ जाए ना, उन्हें सेल और रिटर्न बेसिस, तो इसका मकसद है फिर आप अपने पास इसको एज ए इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो ये जहन में रखिएगा आप। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेड माने कि इन्वेंट्री जो थी वो $60 का इसने एक्चुअली ये इन्वेंट्री खरीदी थी, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 105, ये 5 भी शामिल कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, 100 ये हैं, तो $6,300 आपके बनते हैं। और कहता है विच वैल्यू शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो होगी। तो देखें, इन्वेंट्री की कौन सी वैल्यू शो होगी, ये बड़ा इसके अंदर मसला है और बड़ा सिंपल है। आप उसको किस तरीके से करेंगे, आपको करने का आसान तरीका है ये कि आपको पता होना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या तो आप लोअर ऑफ कॉस्ट, लोअर के ऊपर देखिए, अकाउंटेंट क्या होता है, प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मकसद ये है कि अगर आपको दूर से भी कहीं नज़र आ रहा है ना तो लॉस होने वाला है, तो मेरे भाई उसको अभी रिकॉर्ड कर लें। वो जो ऑनर है ना, वो फिर पकड़ के आपकी जो क्लास लेनी है उसको, तो आप पहले से जितना प्रोजेक्टेड लॉसेज हैं उनको अकाउंटेंट सेफली रिकॉर्ड कर देता है, कहता भाई इसको प्रॉफिट जब तक एक्चुअल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता। इंटेलिजेंट अकाउंटेंट, तो जहन के अंदर रखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं। जो बेवकूफ़ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जब पेपर देकर आएंगे तो स्टार्ट बोस्टिंग कि मेरा तो ये प्लस आएगा, मैंने ये तीर मार लिया, मैंने वो तीर मार लिया।
और अगर मतलब पॉसिबली अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे पीछे कुछ हो जाता है तो फिर बाद में रिकॉर्ड भी बहुत लगता है। उसके बाद जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता है कि दे विल बी गेटिंग इंशाल्लाह ए प्लस, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हाँकते नहीं हैं, वो सुकून से अपना काम करते हैं, ए प्लस भी आता है, और अगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो फिर वो सेफ रहते हैं। तो इंटेलिजेंट आदमी का काम ये है कि प्रूडेंट होकर सोचे। तो यहाँ पर भी अकाउंटेंट क्या होता है कि प्रूडेंट है, इसलिए लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखें लोअर ऑफ कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट है उसकी $60 की, सेलिंग प्राइस जो है 85, तो इन दोनों में से तो फिर आपका है $60 कम आया। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है कि इसी इन्वेंट्री को अगर मार्केट में दोबारा आपको खरीदना पड़े तो $65 में खरीदेंगे। इसका मतलब है इन तीनों प्राइसेस में से जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कम है आपकी, तो फिर हम इसी पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और ये $6,300 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बताई, ये बीच वाइज के अंदर दी हुई है, तो यू कैन सेफली से कि 6,300 हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ये रिकॉर्ड होगा। इसमें दो ट्रिकी पॉइंट्स थे, एक तो उसने 5 जो आइटम्स थे जो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, इससे अक्सर बच्चे धोखा खाएंगे और वो सिर्फ $100 100 जो यूनिट्स हैं उनको लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें आगे उसने ये कह दिया उन्हें सेल और रिटर्न मैसेज, तो इसको भी काउंट करेंगे आप। और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ज़िंदगी आसान है, बीच वाइज आप सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, बिजनेस डजंट कीप कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बिजनेस का कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सिंगल एंट्री की बात हो रही है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉन फॉर द ईयर। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। कैपिटल एट स्टार्ट है $52,000 का, कैपिटल एट स्टार्ट के बाद कैपिटल एट एंड उसको दे रहा है, ड्राइंग दी हुई है, कैपिटल मजीद उसने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर क्या है। देखिए ये बड़ा सिंपल है, अगर आपके जहन में कंसेप्चुअली जो उसने चेक किया है आपको, वो ये चेक किया है कि आपको ये पता है कि जो कैपिटल एट स्टार्ट होता है, जैसे ये 52,000 जो दिया हुआ है आपको, आपको ये पता है इसमें से ड्राइंग माइनस होती है, ये उसने आपको, तो आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आपको पता है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ, कि आपको पता है कि ये जो इसमें से ड्राइंग माइनस कर देते हैं तो 39,000 आ गया। सेकंड वो चेक करना चाहता है कि भाई अगर कोई अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है तो वो पता है आपको कि जमा करते हैं इसके अंदर। आपने कहा जी मैं तो बिल्कुल, मुझे सब पता है, तो आपने उसको प्लस कर दिया अपने पास, ये आ गया 64,000। ये दो चीज़ें उसने आपको चेक करी, आपको पता थी ड्राइंग माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल में से, और कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर हुआ है तो उसको प्लस कर देते हैं, और उसके बाद में प्रॉफिट जमा करते हैं, प्रॉफिट को जमा करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। अभी क्योंकि ये फिगर ही वो हमसे पूछ रहा है तो फिर कैपिटल एट एंड उसने दिया हुआ है, और ये देख रहे हैं आप कम है। नॉर्मली ये 55,000 की जो फिगर है कैपिटल एट एंड, ये फिगर कम है। अगर ये फिगर ज़्यादा होती तो प्रॉफिट होती, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर प्रॉफिट प्लस होगा तो ये फिगर ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसका मकसद है बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है, हमने यहाँ से लॉस माइनस किया तो कैपिटल एट एंड आया। अब कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस देख लें, 9,000। इसका मकसद है ये 9,000 जो है वो एक्चुअली लॉस आपके पास आया, तो लॉस है 9,000 का। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो $9,000 का लॉस आपके पास आया। और याद रखिएगा ये कैपिटल एट स्टार्ट में से ड्राइंग माइनस करी, कैपिटल इंट्रोड्यूस को प्लस किया। अगर जो फिगर आ रही है उसमें कैपिटल एट एंड की फिगर ज़्यादा है तो फिर प्रॉफिट होगा लॉजिकली, और अगर कम फिगर है तो इसका मकसद है फिर लॉस हुआ है। लॉजिक मैंने आपको बताई कि इस 64,000 में प्रॉफिट प्लस होता, अगर प्लस होता तो फिगर बड़ी हुई आती है एंडिंग कैपिटल की, अभी तो फिगर ही कम आ रही है, तो इसका मकसद है जो भी था उसमें से लॉस माइनस किया 9,000 का, तो फिर एंडिंग कैपिटल 55,000 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये जनाब आपका हो गया, हमने 10 के अंदर ए चॉइस हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, बिजनेस हैज़ 500 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ $3 ईच। ये बिजनेस है, उसके 500 आइटम्स की इन्वेंट्री है और $3 की ईच वो बेचता है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ बेस्ड ऑन ए मार्कअप ऑफ 20%। ये सेलिंग प्राइस जो है वो 20% मार्कअप है। इसका मकसद है ये 500 आइटम्स multiplied by 3, 1,500 की कॉस्ट आ गई। इसका 20% मार्कअप कॉस्ट पर लगता है, ये कॉस्ट हमें दी हुई है, तो 1,500 का 20% मार्कअप 300 बना। इसका मकसद है 1,800 सेलिंग प्राइस आ गई।
ये आपकी सेलिंग प्राइस है, सेल्स आप कह लें। तो जो सेल्स की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1800, और कॉस्ट जो है वो कितनी है? कॉस्ट तो आपने निकाली थी, कॉस्ट है 1500। तो ये कॉस्ट आपके पास 1500 है, और सेल्स ये आ गई। आगे कहता है कि बिफोर सेल द आइटम नीड्स टू रेपियर एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ $400 के। ये जब सेल्स जब होगी भाई, जब इसमें $400 का खर्चा होगा, तो ये $1800 जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें $400 का खर्चा होगा, तो ये $1400 बनते हैं। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये है कि ये माल बिक के जो पैसा आपके हाथ में आएगा वो 1400 आएगा। और कॉस्ट आपने देखा है कि 500 यूनिट्स थे, 3 के हिसाब से 1500। इन दोनों को कंपेयर करें, इन्वेंट्री जो है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट कम होगी तो वो रिकॉर्ड होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी तो वो रिकॉर्ड होगी। इन दोनों के अंदर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिर हमारी कम आ गई है 1400। तो व्हाट इज़ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन्वेंट्री जो है $1400 बनती है। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो राइट चॉइस है फिर आपकी ए चॉइस बनती है। इसमें बड़ा ट्रिकी सवाल था और आसान भी था। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है, ही वुड लाइक टू चेक कि आपको मार्कअप का पता है कि मार्कअप कॉस्ट के ऊपर लगता है। तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है मार्कअप कॉस्ट पे लगता है। तो कॉस्ट आपने निकाल ली, 500 आइटम्स को 3 से मल्टीप्लाई करके 1500 आपने निकाला, उसका 20% मार्कअप 300 आया आपके पास, दोनों को जमा करके 1800 की सेलिंग प्राइस सेल्स आपने निकाल ली। उसके बाद वो चेक करना चाहता है कि कंसेप्ट भी पता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो बिल्कुल आपको पता है नेट रियलाइजेबल निकालना, आपको कैसे पता है? ऐसे पता है कि जो भी रेपियर, जो भी खर्चा होगा इस सेल्स को पैसा लाने में कस्टमर से, वो माइनस कर देते हैं सेल्स में से। तो 1800 में से 400 को माइनस किया आपने, यू गेट 1400। और 1400 आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो उसने पूछी है आपसे। अगर वैल्यूएशन पूछता तो भी ये 1400, क्योंकि फार्मूला ये है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये आपका 11 वाला पार्ट हो गया। हमने चॉइस ए को सिलेक्ट करा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। कहते हैं व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू आप लिखते हैं। रेवेन्यू 75,000 आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स ये माइनस कर देते हैं। इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आती है। पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ये देखें, इन्वेंट्री एट 1 जनवरी आपको $6,300 की दी हुई थी। इसमें ऐड कर देते हैं परचेजेस। परचेजेस कितनी है? $32,000 आपकी दी हुई है। 38,300 ये आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। और इसके अंदर एक आइटम और दिया हुआ है, कैरिज इनवर्ड्स। कैरिज इनवर्ड्स को आप प्लस कर लें, परचेजेस के अंदर ये आइटम प्लस होता है, तो हम यहाँ कर देते हैं। परचेजेस का मकसद है इस परचेजेस को अपने स्टोर तक, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस जगह तक लाने में जहाँ से आप इसको बेचेंगे, वो जो किराया लगा है वो परचेजेस की कॉस्ट में, यानी 6,300 के अंदर ये जो कैरिज इनवर्ड 5,400 की फिगर भी प्लस होनी है। तो हम यहाँ कर देते हैं इसको प्लस 5,400, ये प्लस होके 43,700। ये आपके पास वैल्यू आ गई 43,700। ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से, इसमें से लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 7,600 आपको दी हुई है। तो 36,100 बचता है। 36,100 की कॉस्ट है और सेल्स रेवेन्यू 75,000 है। माइनस कर दें 38,900 की फिगर आती है। ये फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। आपने देखा कैलकुलेट करके, बड़ा सिंपल था। इसमें ट्रिकी पॉइंट्स क्या था जो आप कंफ्यूज होंगे, वो ये वाला आइटम था, कैरिज आउटवर्ड्स। ये कैरिज आउटवर्ड्स जो है ना, ये फिर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आप एक्सपेंस में शो करते हैं कि वो जो माल था जो आपने बेचा है
उसे कस्टमर्स तक पहुंचाने के अंदर जो खर्चा हुआ है वो फिर $4,500 का हुआ है, और ये हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एक्सपेंस में शो होता है। वो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा था, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हमने इसे शामिल नहीं करा। तो ही वुड लाइक टू एग्जामिनर वुड लाइक टू चेक कि जी आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट तक का प्रपोर्शन आप किस तरीके से बनाते हैं। कैरेज इनवर्ड्स भी अब वो चेक करना चाहता है कि आपको पता है ये आप परचेजेस के अंदर प्लस करते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपको ये सब पता है। तो आपने निकाल ली फिगर 38,900। व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट? द ग्रॉस प्रॉफिट वाज $38,900। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। 13 में आते हैं, पार्टनरशिप मेंटेन्स कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ये और करंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? अगर पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आपको कुछ भी हो रही है तो आप जाके मेरे पार्टनरशिप एएस लेवल अकाउंटिंग पार्टनरशिप से रिलेटेड अलग एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें पार्टनरशिप के बहुत सवाल मैंने कराए हैं। और बड़ा टॉम एंड जेरी वाला तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, करंट अकाउंट्स क्या होते हैं। करंट अकाउंट्स नॉर्मली जो है वो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं कि ईयर उस साल में जिसमें आप ये कर रहे हैं सब कुछ, उसमें जो भी चेंजेस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, जो प्रॉफिट रेजिडुअल प्रॉफिट को बचेंगे आप जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तमाम चीज़ें आप करंट अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, दिखा रहे होते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट आपका होता है उसके अंदर फिक्स नेचर की चीज़ें लाइक रिवेल्यूशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, जो नॉन करंट टाइप की जितने भी इम्पैक्ट हैं वो फिर वहाँ पर आप शो करते हैं ले जाके। कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करा दिया तो इस किस्म की चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाती हैं और बाकी इसके अंदर शो करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कुछ लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन कंसेप्ट, आई वांट टू से कंसेप्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो। अब बाकी अगर सही है तो फिर जाने दें, आप इसको देखें। द कैपिटल अकाउंट शो द टोटल अमाउंट और टू ईच पार्टनर। कैपिटल अकाउंट शो द टोटल अमाउंट और टू ईच पार्टनर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जब आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे तो इन दोनों को मिला के जो फिगर आएगी वो एक्चुअली आपको पार्टनर्स को पेमेंट करनी है या उससे लेनी है, तो ये इनकरेक्ट है। द कैपिटल अकाउंट्स रिप्रेजेंट द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। रिटेन्ड अर्निंग्स एक अलग चीज़ है, वो तो रिटेन्ड अर्निंग होती ही नहीं है पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि वो कंपनी अकाउंट्स के अंदर होगी। तो जब आप कंपनी मेंटेन कर रहे होते हैं, कंपनी चला रहे होते हैं, तो तीन किस्म के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया आपका, पार्टनरशिप हो गया आपका, और कंपनी अकाउंट्स हो गया जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर्स आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कंपनी लिमिटेड कंपनी, तो उसमें रिटेन्ड अर्निंग होती है, पार्टनरशिप में होती ही नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। द कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स इक्वल द नेट एसेट्स, ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड ओनली और ये डी के अंदर लिखा हुआ है, तो डी आपका सही इसलिए है कि कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स को जब आप टोटल मिलाएंगे तो टोटल एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ को तो नेट एसेट्स आता है। और नेट एसेट्स क्या होगा? करंट जो आप करंट कैपिटल अकाउंट्स हैं और करंट अकाउंट्स पार्टनर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब नेट एसेट्स कहलाएंगी और वो बिल्कुल इन दोनों का टोटल होगा। तो फिर डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, एक्स वाई एंड जी had been in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1। 2:1 की इनकी रेशो है। On 1st January 2017 Y retired हो जाता है। The balance of his capital and current accounts were as shown। कैपिटल और करंट अकाउंट्स उनके ये आ रहे हैं, कैपिटल इसका ये है वाई का, करंट अकाउंट ये है। तो $50,000 में से अगर मैं 6,400, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, देख रहे हैं डेबिट बैलेंस का मकसद है कि वाई को ये पैसा बिजनेस को देना है तो ये माइनस कीजिएगा, याद रखें क्रेडिट बैलेंस प्लस हो जाएगा कैपिटल में, और अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर दें तो ये 43,600 ये फिगर आती है वाई की, जो वाई को पेमेंट करनी है बिजनेस को। वाई टुक ओवर ए मोटर वैन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ $3,800 का इसने मोटर वैन ले ली, तो $3,800 इसको हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये मोटर वैन लेके जा रहा है, ये भी माइनस करते हैं, 39,800 बनता है जो इसका अमाउंट बनेगा। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मोटर वैन वाज $4,800। ये जो मोटर वैन वो लेके जा रहा है इसकी वैल्यू $4,800 थी बुक वैल्यू, और डिस्पोजल जो आपने किया है वो कितने में किया है? डिस्पोजल आपने $3,800 में कर दिया, तो 4,800 माइनस 3,800 यू गेट $1,000। ये $1,000 का लॉस हो गया।
और ये लॉस क्योंकि अभी तो ये पार्टनर है ना, तो जब लॉस होगा तो इसको भी उसका शेयर मिलेगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप जहन में रखिएगा। और इसकी रेशो कितनी है, वाई की रेशो 2 थी, तो 2:1 इज इक्वल टू 5 बनते हैं। तो y का 2/5 जो है y का शेयर है, क्योंकि y सेकंड है, सेकंड पे 2 है, 2/5। तो आप जो 1000 है इसका अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 2/5 निकालूं तो ये 400 बनेगा। 400 का लॉस है, लॉस टू y को ये लॉस जो है इसका शेयर मिलेगा। तो y का टोटल अमाउंट कितना है, 37,800 है। इसमें से ये लॉस माइनस कर दें यहाँ से, तो 39,400 ये अमाउंट है जो y की बनती है। अभी तक जो हम देखते हुए आ रहे हैं, गुडविल वॉज वैल्यूड एट $30,000, गुडविल भी है $30,000 की। तो गुडविल अगर आप $30,000 देखें और y का शेयर 2/5 है, तो कितना बनेगा ये 30,000, क्योंकि इसको इसका शेयर तो मिलेगा गुडविल का, इसने भी एफर्ट्स की थी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के अंदर। तो ये 12,000 बनते हैं। तो ये $12,000 जो है ये गुडविल भी इसको मिलेगी। तो 39,400 प्लस 12,000 यू गेट 51,400। तो 51,400, हाउ मच कैश वाज वाई एंटाइटल्ड टू व्हेन ही रिटायर्ड, कि एंटाइटल्ड टू कितना है, तो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, ही इज़ एंटाइटल्ड टू अमाउंटिंग टू रुपीज़ $51,400। दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बल्कि सॉरी 14 जो है, उसके अंदर आपकी जो राइट चॉइस बनेगी, फिर ए चॉइस बनती है। इसमें बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है सारी। आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेबिट बैलेंस था, आपने माइनस करके फिगर निकाल ली। उसके बाद में जो मोटर व्हीकल ले रहा है आपकी, वो आपने माइनस कर दिया। मोटर व्हीकल पे जो लॉस हुआ था वो आपने वाई का शेयर निकाल के उसको माइनस कर दिया। गुडविल जो है वो इसको मिलेगी, गुडविल की कैलकुलेशन करके वो इसके अंदर प्लस कर दी, एंड फिनिश। जो फिगर आई वो आप चेक कर लें उठा के, और राइट चॉइस ए आपने सेलेक्ट कर ली, और यू गेट ऑल द मार्क्स जितने भी अवेलेबल हैं इसमें। 15 में आते हैं, S&T आर इन पार्टनरशिप। S&T पार्टनरशिप के अंदर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। 2:1 की इनकी रेशो है। द बैलेंसेज ऑन देयर कैपिटल अकाउंट्स एट 31 मार्च 2017 वर, के बैलेंसेज ये थे, एस का बैलेंस ये था और टी का बैलेंस ये था। On 1st April 2017, the partners decide to change the profit sharing ratio of 3:2, इनकी sharing ratio of 3:2 हो गई। Goodwill is to be valued $30,000 and is not to be retained in the books of accounts, और books of accounts के अंदर retained नहीं होगी। तो गुडविल याद रखिएगा, जब भी दी हुई हो तो फर्स्ट टाइम जो गुडविल बढ़ती है, जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो पुरानी रेशो से होती है। इज दिस द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और बाद में जब राइट ऑफ करते हैं, जब ख़त्म करते हैं, क्योंकि किताबों में नहीं रखना है, तो नई रेशो से करते हैं। बस ये इसके अंदर पॉइंट है, ये जहन में रखिएगा। तो ओल्ड फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किससे होगी, पुरानी वाली। पुरानी वाली क्या है, 2:1। 2:1 का मकसद है 3, और टी क्योंकि बाद में है तो 1/3। टी का रेशो जो है 1/3 है, और एस का 1/3, सॉरी एस जो है उसका 2/3 है, और टी का 1/3। पूछता क्या है, व्हाट इज़ द न्यू बैलेंस ऑफ टी इज कैपिटल अकाउंट। टी का नया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। तो देखें, टी 20,000 थे, गुडविल कितनी है 30,000। तो फर्स्ट टाइम जो इसको मिलेगी 1/3 से होगी, तो 10,000 की गुडविल इसको मिल गई। तो इसका जो कैपिटल था टी का 20,000 था, 20,000 आप प्लस कर लें, इसकी टोटल कैपिटल गुडविल के बाद 30,000 हो गया। लेकिन ये कहते हैं गुडविल रिटेंड नहीं होगी। अब जो न्यू रेशो है वो कितनी है, 3:2। 3:2 का मकसद है 5th। तो वाई जो टी के बाद जो टी है, टी की जो रेशो बनी वो 2/5 बनी। तो टी का 2/5 है, और यही 30,000 की फिर आप निकाल लें कैलकुलेशन करके, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई, अब की दफ़ा जो है न्यू रेशो से करिएगा क्योंकि ये कैंसिल हो रही है। तो 2/5, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, यू गेट 12,000। यानी इनका जो कैपिटल अब डेबिट होगा टी का, वो 12,000 से होगा। ये है ट्रिकी पॉइंट। तो 18,000 आते हैं,
इसका मकसद है इसका जो न्यू कैपिटल है वो 18,000 होगा और ये चॉइस ए के अंदर उसने दिया हुआ है। तो 15 जो है उसकी राइट चॉइस आपकी ये चॉइस बनती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था चेक करने का वो आपको ये चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि गुडविल फर्स्ट टाइम जो बटेगी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो पुरानी रेशो से होगी। तो आपको पता है पुरानी रेशो से आपने जब बांटी तो टी के हिस्से के अंदर जो है वो $10,000 आए, वो आपने कैपिटल में जमा करके लिख दिए। अब जब उसे कैंसिल कर रहे हैं गुडविल को तो इनके कैपिटल अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट होंगे। क्या होंगे? इनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगे। तो किस अमाउंट से होंगे? अब वहाँ पर न्यू रेशो आती है, जो आपके पास न्यू रेशो है और न्यू रेशो से आपने कैलकुलेट किया तो फिर टी का शेयर 12,000 आता है। तो इसका मकसद है इस पूरे रेशो चेंज में जो टी को नुकसान हुआ वो फिर $2,000 का हुआ, क्योंकि उसका पहले स्टार्ट कैपिटल 20,000 था और अब उसका नया कैपिटल 18,000 आ गया। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। हम फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे इस लेक्चर को रोकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि एग्ज़ाम से पहले सेकंड लेक्चर भी आपको मिल जाए इसका, ताकि ये फिर आप प्रैक्टिस करें। 2017 तक आपके पास तमाम पेपर्स जो हैं 2020, 2019, 18, 17 4 ईयर्स के पेपर विंटर समर के अवेलेबल हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इसको भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टेक माई वर्ड्स इंशाल्लाह यू विल